तो दुष्यंत हरिश्चंद्र आके नु कह देना दुनिया में कि भाई दुष्यंत सियाना और दुष्यंत सच्चा आदमी नहीं है कोई, तो भी लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, यह बात पहली बात तो कोई भी जिसको थोड़ी सी बुद्धि दे रखी है उसने बेरा झूठ बोलने लग रहा है। चौबी भजन लाल जी आज तक आदमपुर से नहीं आ रहे हैं, क्या पता 24 में वो भी हार जाए। हरियाणा की सबसे हॉट सीट है रोहतक की, और रोहतक में अभी जैसे दुष्यंत चौटाला ने ये कहा इस रैली में कि बीजेपी वाले मेरे को रोहतक की सीट ऑफर कर रहे थे और मैंने मना कर दिया। तो रोहतक में बीजेपी वालों को क्यों डर लग रहा है दीपेंद्र के खिलाफ लड़ने से, वो उसको ऑफर कर रहे हैं। दुष्यंत को क्यों डर लग गया कि वो भी इसके खिलाफ लड़ने से मना करे दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ? यहाँ ये मामला क्या है, दीपेंद्र से क्यों डरे हुए दोनों पार्टी? कड़ी सी बात कहूंगा मैं, कई साथियों को बुरा भी लगेगा, कहनी नहीं चाहिए मैंने, पर चूंकि आप मेरे पुराने मित्र हो और मैं आपको पता है मैं झूठ नहीं बोला करता। आज के दिन चौधरी देवीलाल के नाम की जो क्रेडिबिलिटी थी ना, वो इन औलादों ने वो भी खत्म कर दी आज के दिन। जी, भविष्य में बन जाए मुझे नहीं पता। इन्होंने जो कुछ किया है ना उसका खामियाजा इनको तो भुगतना ही भुगतना है। अभी पुरानी INLD को भी भुगतना है, अब चौटाला को भी भुगतना है। तो ये तो वो है कि दादी कसम करे और पोता भुगता है, वो वाला काम है। बिल्कुल। यहाँ तो कई सदियों से, कई मतलब दशकों से खत्म होते आए हैं। तो चौधरी देवीलाल के नाम के परिवार की जो क्रेडिबिलिटी है वही आज बहुत दाव पे लगी हुई है। जब जवानी होती है, जवानी में आदमी वामपंथी स्वभाव का होता है कि हमें कुछ जरूरत नहीं है, देश बदलना है। फिर वो जब थोड़ा अधेड़ हो जाता है तो कांग्रेसी हो जाता है, थोड़ा उसको लगता है कि परिवार के लिए कुछ करना चाहिए ये वो। फिर जब वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है वो बीजेपी का हो जाता है कि मार खाओ मार। कल तक जो बीजेपी आगे दिख रही थी, चुनावी जो चंदा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, देखो कितना मतलब बढ़िया मेट कर दिया उन्होंने। और कल का क्या पता क्या सीडी आ जाए, एकदम हालात बदल गए, हालात बदल जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज बात करेंगे हरियाणा की सियासत पर, जेजेपी की राजनीति। दुष्यंत चौटाला बुरी तरह फंस गए हैं, और इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। विस्तार से बात होगी। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कुमारी जी, और इनसे बातचीत करेंगे। आप पड़ताल टीवी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और धर्मेंद्र भाई का चैनल है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स से, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। हरियाणा की राजनीति की, सिर्फ राजनीति की बातें आपको सुननी है तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर जरूर जाएं। धर्मेंद्र भाई राम राम। नमस्कार, आप सबके दर्शकों को भी, सारे भाइयों को राम राम जी। धर्मेंद्र भाई, अभी जैसे पूरा हरियाणा की सियासत में उलटफेर हुआ, गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटने के अगले ही दिन हिसार में रैली होती है, और उसी से अगले दिन फिर मुलाकात होती है दुष्यंत चौटाला की मनोहरलाल से। तो ये सारा जो घटनाक्रम है, क्या लग रहा है, ये एक पहले से बातचीत के आधार पर टूटा है, समझौता हुआ है टूटने का, अलग अलग होंगे हम, उससे आपको फायदा होगा हमें फायदा होगा? दुष्यंत चौटाला की ये हालत कैसे बन गई है? देखो करमपाल भाई, एक बात तो अपने को ये समझनी पड़ेगी कि दुष्यंत चौटाला और मनोहरलाल जी का जो गठबंधन था वो कोई ब्याह तो था नहीं जी, वो 5 साल का ही गठबंधन था। हाँ, ब्याह होता जन्म जन्म का साथ तुम्हारा मेरा, वो तो ऐसा कोई मसला था नहीं। ये बात खट्टर को भी पता थी, ये बात दुष्यंत को भी पता थी कि हमारा जो गठबंधन है वो 5 साल का है। वो 4.5 साल में टूट गया, ये अलग बात है। और पहले दिन से ही दुष्यंत को ये बात क्लियर था कि मैंने जिस स्कोर वोट बैंक के वोट हासिल करके 10 सीटें हासिल की हैं वो सारा बीजेपी के अगेंस्ट वोट था। बिल्कुल। लेकिन राजनीति में अपॉर्चुनिटी मायने रखती है। दुष्यंत को ये पता था कि एक बार 4-4.5 साल में सत्ता में हिस्सेदारी करूंगा तो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाऊंगा जी, और आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद मैं लंबी लड़ाई लड़ सकता हूं। और आपने अगर देखा हो कि उस हिसार रैली में उन्होंने कहा है कि अगले 50 साल में और राजनीति करूंगा, अभी मैं 35 का हूं और अगले 50 साल और राजनीति करूंगा। तो मुझे लगता है कि 4.5 साल के सत्ता सुख पे उन्होंने इसलिए समझौता किया कि अगले 50 साल का फ्यूल उनकी राजनीति में डल जाए जी। हर डाल लिया होगा इतना फ्यूल, हर ये तो खैर दुष्यंत को पता होगा बेहतर। हाँ, लोग तो कह रहे हैं। लेकिन हरियाणा में मुझे लगता है जितनी बदनामी उनके इससे आई है जी, इससे पहले शायद किसी राजनेता के आई नहीं। ये मतलब उनके लिए भी शर्म की बात है।
और बहुत जुझारू युवा नेता हैं। मैं तो उनको मतलब उनमें बहुत स्पार्क देखता रहा हूँ हमेशा से ही। और मुझे लगता है कि अगर लोगों की मेमोरी शॉर्ट होगी तो आने वाले समय में वो अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अभी तो वो हाशिए पे ही हैं। अभी तो लोकसभा में बेइज्जती होनी है, फिर विधानसभा में होनी है, ये तो तय है। और एक चुटकुला है दुष्यंत पे ना, एक आदमी जहाज में बैठा जाओ था। हाँ। उस गेल था एक तोता। तोता थोड़ा हड़बड़ी था। तो वो लेवर हुआ घंटी बजा दे, एयर होस्टेस आ जाए, माँ जी प्लीज बताइए। बोला कुछ नहीं, वैसे ही स्वाद ले रहा था। वो चली जाए हंस के। 4-5 बार ऐसे किया तो वो उसके सारे एक बुढ़ा बैठा था। बुढ़ा सोचा यार तू बजा ले घंटी, इसको बजाने दे, सुतरी ही लुगाई आओ है। तो उसने घंटी बजाई। वो बोली हाँ जी एक्सक्यूज मी बताइए। बोला ना कुछ नहीं, वैसे स्वाद ले रहा था। तो वो जो जहाज चलाने पायलट था वो हरियाणा का था। अच्छा। उन्हें जाके बताई जी तंग कर रखे हैं एक बुढ़ा तोता ने, 9 लाइन ना खिड़की को नीचे फेंक दो। तो जो फेंकने लगे ना तो तोता ने बोला उड़ना आवा है। बूढ़ा बोला ना, फिर बोला पंगे लेने जरूरी थे। तो वो बूढ़ाड़ी बन रही, दूसरे पंगा ले गए। पंगा। अब देखो ऑप्शन क्या थे उसके सामने, एक खतरा भी था। वैसे कहा जाए मतलब सारी बुराई दुष्यंत को दे दें आपा, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि ये इस बात का पूरा खतरा था कि हजका वाली बन जाती उनके बिल्कुल साथ। बन जाती। हाँ। क्योंकि 5 MLA तो आज भी बीजेपी के साथ ही दिखाई देते हैं। तो उसने नफा नुकसान तो सारे महसूस किए होंगे, तब देख के समझौता किया है। लेकिन बेशक उसके जब 5 MLA उस समय भी बीजेपी तोड़ के सरकार मेंटेन कर लेती, लेकिन आज वो 2024 में सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार होता। कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचता यहाँ। बिल्कुल। आज जिस पोजीशन पे कांग्रेस है उस पोजीशन पे जेजेपी। लेकिन राजनीति में तात्कालिक सुख देखा जाता है जी। मतलब बहुत, आपको ये फ्यूचर पे ध्यान नहीं देते। फ्यूचर का कोई चक्कर नहीं है। चौधरी देवीलाल कहते थे, दुष्यंत पे अक्सर जिक्र करता है हवा बनाओ। तो दुष्यंत चौटाला अगर आप सारे नेताओं को इकट्ठा कर लें, देख लें, हरियाणा में अगर कोई अच्छे वक्ता हैं उनमें से एक दुष्यंत चौटाला है। उस बुला लेगा वो देर सवेर हरियाणा की जनता को, फिर बुला लेगा। लेकिन 5 साल मतलब अभी थोड़ा संघर्ष उसको अभी रहेगा पड़ेगा। अभी जो हालात हुई है उसके साथ सबसे जो बुरी बन रही है, जो फंसने वाली बात है, अब हालात ये हो गई कि जो उसका कोर वोट बैंक था वो आपने बताया कि बीजेपी के एंटी था। हाँ, वो उसी के वोटों के दम पे उसको 10 मतलब जीत हासिल हुई, 10 MLA उसके जीते। अब वो उसके खिलाफ है। अब वो लोकसभा चुनाव लड़े तो फंस गया, सब जगह जमानत जब्त होगी। ना लड़े तो उसका जो वोट बैंक है फिर वो दूसरी पार्टी को वोट देगा, तो फिर वो विधानसभा में फंसेगा, वो वोट वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। फंस गया उसको बुरी तरह से फंस गया है। राजनीति में है ना, चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है, हार जीत जमानत जब्त महत्वपूर्ण नहीं है जी। उसके कितने भी वोट आए वो उसके सिंबल पे काउंट होंगे। और इलेक्शन कमीशन में ये चीज मायने रखती है, आपको कितने प्रतिशत वोट, वो सिंबल चाबी मेंटेन करने के लिए ना। तो चुनाव तो देखो उसको लड़ना पड़ेगा। उसको ये भी पता है कि मेरा हसर क्या होगा, उसको क्लियर पता है। पर चुनाव आजकल लड़े जाते हैं धन से। बहुत सारा वोट बैंक एक ऐसा है जो पैसे में आप उधर से उधर मूव होता है। बिल्कुल। तो वो पूरा फोकस रहेगा कि इस तरह का करें। कुछ ऐसे समीकरण वो बिठाएंगे। अब अगर आपने देखा हो, अमित शाह ने अभी कहा है कि हमारी दुष्यंत के साथ कोई मनमुटाव नहीं है। हमारा ये बहुत बड़ा मैसेज है अगर जनता इस बात को पकड़ पाए कि हमारा प्री पोल वो था, हमने किया और उनकी कुछ डिमांड्स थी जो हम पूरी नहीं कर पा रहे थे, हम अलग हो गए और कोई लड़ाई झगड़ के नहीं है, बहुत आनंद के मन में हम जी हुए हैं। तो बीजेपी के साथ उनका आनंद तो बना ही पहले पूरी रणनीति बनी है। अलग होने से किसको कितना फायदा होने जा रहा है, किसको कितना नुकसान होने जा रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसा कह भी रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी का समझौता रहना था, ये भी अमित शाह तय कर रहा था, और नहीं रहना है ये भी अमित शाह कर रहा है। लोग तो इससे भी आगे की बात कर रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि इनेलो का समझौता क्यों नहीं हो पाया, ये भी सबसे बड़ा कारण है इसमें। इनेलो 10 की 10 सीटों पे क्यों लड़ रही है, क्योंकि ये भी अमित शाह ही चाह रहा है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा मैसेज दुष्यंत चौटाला ने दे दिया कि भविष्य में भी वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। कैसे दिया उन्होंने, जब नायब सैनी को बहुमत साबित करना था
इतिहास में पहली बार उन्होंने व्हिप जारी किया पार्टी की तरफ से कि मेरे सभी एमएलए विधानसभा से अनुपस्थित रहेंगे। ये पहला इस तरह का व्हिप पहली बार आया, पहली बार हुआ। ये सरासर इसीलिए था कि हमने नायब सैनिक की सरकार को बचाना है, वो आसानी से बहुमत साबित कर पाए, ताकि संख्या एक तो 90 में से बहुमत साबित करो, एक आप 80 में से बहुमत साबित करो कि मेरे 10 घट जाएंगे, उसके 41 एमएलए ऑलरेडी हैं। तो इसका भी मैसेज जनता क्या समझ गई है कि ये अलग होने के बावजूद भी एक है। अगर समझने की बात हो तो जनता जितना समझदार कोई नहीं जी, और अगर मूर्ख बनने की बात हो तो इस जनता से बड़ा मूर्ख भी कोई इस दुनिया में नहीं है। तो समझना और मूर्खता करना जनता के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही टाइम में वो समझदार हो सकती है और दूसरे पल में वो मूर्ख भी हो सकती है। रही बात दुष्यंत चौटाला की, तो 4.5 साल उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई है। 4.5 साल में किसका धरा ढका कहाँ पड़ा है इनको पता है एक दूसरे को। बिल्कुल। ना तो मैं गारंटी देता हूँ दुष्यंत चौटाला उनके खिलाफ कभी बोल पाएगा, ना वो कभी इनके खिलाफ बोल पाएंगे। राज धर्म के बाद में भी एक धर्म और आता है और वो धर्म है एक दूसरे के राज छिपाए रखना जी। तो ये अगर एक दूसरे पे हमला भी बोलेंगे तो कैलकुलेटिव भी बोलेंगे। जहाँ मदद की जरूरत आएगी मदद भी करेंगे, करनी भी चाहिए। 4.5 साल एक दूसरे के साथ किया है, अच्छा माड़ा सब निभाया है। 1 साल भी कुत्ता भी घर की देड़ी बैठा रहे उससे भी प्यार हो जाता है। तो इनका तो 4.5 साल का यार है। तो दुष्यंत कि जहाँ जहाँ बीजेपी को जरूरत पड़ेगी दुष्यंत हमेशा मौजूद रहेंगे। बीजेपी को दुष्यंत को बीजेपी की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बीजेपी मौजूद रहेगी। अब सरकार चलेगी तो क्या दुष्यंत के काम रुक जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, धड़ाधड़ होंगे। एक उन्होंने इशारा में कहा कि गठबंधन मैंने तो इसलिए तोड़ा कि 5100 रुपये पेंशन कर दो। ये जनता को हजम होने वाली बात है? 4.5 साल बाद आपको 5100 याद आई? ईब तो दुष्यंत हरिश्चंद्र आके नु कह देना दुनिया में कि भाई दुष्यंत सियाना और दुष्यंत सच्चा आदमी नहीं है कोई, तो भी लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, यह बात पहली बात तो कोई भी जिसका थोड़ी सी बुद्धि दे रखी है उसने बेरा झूठ बोलने लग रहा है। लेकिन राजनीति में बोलनी पड़ती है, क्या करे दुष्यंत आप बताओ। इतनी देर 20 मिनट बेचारा बोल रहा कि मैं तो बोलेगा, कुछ तो कहेगा यार। तो उसको उसने कह दिया अपनी बातें। क्या उनसे वाली बात बेकार की बात है, मतलब फिजूली बात, झूठी बात है। अब उस पे लोग यकीन करें ना करें, अगलन तो कह दी बात करे जाओ। अच्छा, पिछली बार जैसे उसकी हवा बनाई थी, यूथ ने हवा बनाई थी, युवाओं को बड़ा साथ लेके चला वो, और भाई हरियाणा में जो नौकरियों में 75% का उसने वादा किया, उसने वो लागू भी करवा, विधानसभा में पास करवा और हाईकोर्ट से रोक भी लगी। क्या यूथ दोबारा दुष्यंत पर विश्वास कर पाएगा? आज का जो यूथ है वो अगले जो 5 साल 29 का चुनाव होगा इसमें अधेड़ में लेगा। बिल्कुल। तो जब जवानी होती है, जवानी में आदमी वामपंथी स्वभाव का होता है कि हमें कुछ जरूरत नहीं है, देश बदलना है। फिर वो जब थोड़ा अधेड़ हो जाता है तो कांग्रेसी हो जाता है, थोड़ा उसको लगता है कि परिवार के लिए कुछ करना चाहिए ये वो। फिर जब वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है वो बीजेपी का हो जाता है कि मार खाओ मार। तो आज जो जिन्होंने दुष्यंत को वोट दिए, आज दुष्यंत 35 साल का है, 2029 में वो 41 साल का हो जाएगा, 35-36 का 41-42 का हो जाएगा। तो वो भी अधेड़ा में आ जाएगा उस टाइम, तो उसके वोटर भी अधेड़ों में आ जाएंगे। तो तब क्या रहेगा वो भगवान जाने। उस समय मैं भी 45 का हो जाऊंगा, आप भी बड़े हो जाओगे। तो अगले 5 साल की राजनीति इतनी अनस्टेबल है भारत की या हरियाणा की। आज अब कल तक जो बीजेपी आगे दिख रही थी, चुनावी जो चंदा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, देखो कितना मतलब बढ़िया मेट कर दिया उन्होंने। और कल का क्या पता क्या सीडी आ जाए, एकदम हालात बदल जाए। तो दुष्यंत को अगर कोई नो सोचे कि खत्म हो लिया दुष्यंत, मैं ऐसा नहीं कह सकता। दुष्यंत आज जितना ही आपको खत्म लग रहा है, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि दुष्यंत आने वाले समय में और मजबूत होकर उभर जाए। क्या पता जो इसके बाद जो आवे वो दुष्यंत नहीं भला को आ जाए। बिल्कुल। वो तो एक चुटकुला और भी है, सुना दूं आपको? हाँ बिल्कुल सुनाओ। एक गांव में है ना बदनाम आदमी था बहुत। वो क्या करता, गली में खड़ा हो जाता और चक्री काट काट के मुत्ता करता। तो गांव का है, बड़ा दुष्ट आदमी, वो चक्री कट मुत्ता है। वो मरण लग गया, बीमार हो गया। तो उसने अपना छोरा बुलाया, बोला बेटा यार एक अंतिम इच्छा है पूरी कर पाओ? तो बोला बोलो पिताजी कर देंगे, वैसे तो आपने कौन सी कमी छोड़ रखी है।
न बोला यार ऐसा कोई काम कर दिए कि गांव नो का तेरा बाबू बहुत बुला था। अच्छा। छोरा विषाणा था, बाबू मर गया, फूक आई, तो फूक के काम में तो फिर उल्टे तो आवेंगे, उसके घर हाँ लोग हैं, तो उनके बारण आगे बैठे थे, वो छत पर गया और सारे आदमी मुँह दिया। गाँव नु ला रहा दुष्ट, तेरे तो तेरा बाप ही बुला था। तो करमपाल केवराई दुष्यंत के बाद जो आवे है देश है केवरा वो इन्हें बुला को आजा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी गजब का चुटकुला आपने सुना। ये राजनीति है, चलो चलती रहेगी। अच्छा, अब जैसे दुष्यंत की पार्टी टूटकी कगार पे है, 5 एमएलए उसके मतलब उस दिन व्हिप जारी करने के बाद विधानसभा में थे, ये तो बचे कह रहा है कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। मनियार वाली बात है, वो मनियार बस में चूड़ियां डब्बा धरे जाओ था। हाँ। तेरे पर गाँव उता गया, उन्हें एक लठ मारा, नुला केले रहा, नुला एक और मार दे, कुछ नहीं। अब चुनाव में टाइम में कितना बच रहा है, तो ये 5 चले जा, 6 चले जा, दुष्यंत की माँ रहने चाहिए बस। बिल्कुल, जब माँ भी चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। नमा तो हाँ, तो दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला 2 रहे, चाहे अनूप दानक भी चला जा, क्या फर्क पड़ा है, टाइम आ लिया चुनाव का। टाइम तो आ लिया। अब चलो ठीक है, मान लिया पार्टी टूट जाए, एक मैसेज तो जाता है खत्म होने का, 0 पर आने का, दोबारा से नहीं। वो तो पहले ही जा रहा है। हाँ, उस मैसेज में तो उसकी मैसेज की तो रजिस्ट्री कर रखी लोगों ने जी। वो तो दूसरे ने पहले बस जो 5 विधायक उसकी रैली में नहीं पहुंचे, वो वहाँ पे भी उसमें बैठे थे सपोर्ट करने के लिए और व्हिप का भी पालन किया, तो पार्टी तो खिंड ली, पार्टी में नहीं बच रहा दांस। देखो बंसीलाल इतने बड़े नेता रहे हैं, हरियाणा विकास पार्टी बनाई, आखिर में कांग्रेस में उसका विलय होया। भजनलाल सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रिकॉर्ड, उन्होंने पार्टी बनाई, कितनी तगड़ी रैली रोहतक में उसमें आजकागी हुई थी, वो भी कांग्रेस में आखिर में उसका विलय होया। और आज देख लो कि वो इनमें एक एमएलए तक सीमित रह गई। दुष्यंत के मामले में आप इस उदाहरण को नहीं रख सकते। अच्छा, कैसे? वो सारे जो लोग थे वो कांग्रेस से निकले हुए लोग थे। दुष्यंत चौटाला देवीलाल भी तो कांग्रेस ही था। देवीलाल निकले थे। हाँ। देवीलाल जी ने निकल के लोकदल बनाई, लेकिन दुष्यंत चौटाला बहुत बाद में पैदा हुआ, उसकी जो आंख है वो लोकदल में खुली, परिस्थितियों वश वो राजनीति में आया, क्योंकि उसके पिताजी जेल में चले गए थे। हिसार की हमारी जो जनता थी उन्होंने उनको बड़ा प्यार दिया, कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले में बहुत 25 साल की उम्र में जिता के भेज दिया। बिल्कुल ठीक है, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, वो कांग्रेस से निकले हुए नहीं हैं, वो लोकदल से निकले हुए हैं, और आज भी लोकदल का ही स्वरूप अपने दादा के नाम पे पार्टी चलाते हैं। तो वो कांग्रेस में तो कम से कम जाने की उनकी संभावना मुझे तो लगती नहीं है जी। वैसे जिस तरीके से वो जेजेपी का जो गठबंधन है बीजेपी साथ हुआ, उसको देखते हुए ये भी नहीं कहा जा सकता है भविष्य में वो कांग्रेस में नहीं जाएगा। भाई अवसर राजनीति में महत्वपूर्ण है, अगले को वहाँ अवसर मिलेगा जी, और जनता ने उसको थोड़ी ताकत दे दी तो वो कांग्रेस के साथ भी चला जाएगा, उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, ये बात है, चलो अभी जैसे मान लिया वो पहली पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के कुछ महीनों बाद ही और वो किंग मेकर की भूमिका में आए, 10 सीटें जीत गए। उसका जो कोर वोट बैंक था वो वोट बैंक था जो इनेलो से शिफ्ट हो गया था, और वो बीजेपी से आप देख रहे हैं किसान आंदोलन हुए, पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, लगातार धरने, प्रदर्शन, एमएसपी सब कुछ है। क्या लगता है कि वो जो कोर वोट बैंक है वो इनसे इनेलो से भी चला गया है, अब जेजे से भी चला गया, वो सारा कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। देखो दोबारा क्या आ सकता है, वो इन पे विश्वास कर पाएगा? बहुत कड़वी सी बात कहूँगा मैं, कई साथियों को बुरा भी लगेगा, कहनी नहीं चाहिए मैंने, पर चूंकि आप मेरे पुराने मित्र हो और मैं आपको पता है मैं झूठ नहीं बोला करता। आज के दिन चौधरी देवीलाल के नाम की जो क्रेडिबिलिटी थी ना, वो इन औलादों ने वो भी खत्म कर दी आज के दिन जी। भविष्य में बन जाए मुझे नहीं पता। इन्होंने जो कुछ किया है ना उसका खामियाजा इनको तो भुगतना ही भुगतना है। अभी पुरानी आईएनएलडी को भी भुगतना है, अब चौटाला को भी भुगतना है। तो ये तो वो है कि दादी कसम करे और पोता भुगता है, वो वाला काम है। बिल्कुल। यहाँ तो कई सदियों से, कई मतलब दशकों से कसम होते आए हैं। तो चौधरी देवीलाल के नाम के परिवार की जो क्रेडिबिलिटी है वही आज बहुत दाव पे लगी हुई है। बिल्कुल, उसको मेंटेन करना। अबे चौटाला निसंदेह बहुत बढ़िया नेता है। इन 5 सालों में अगर 90 विधानसभा जो सदस्य हैं उनमें से किसी ने मजबूत एक विपक्ष का काम किया है, वो अबे चौटाला ने किया। बड़ा दमदार पोजीशन। लेकिन एक चीज बताऊं मैं, कल को मान लिया अभय चौटाला इस पोजीशन में आ जाए, मान लिया उसकी 5-7 सीट आ जाएं और वो किंग मेकर भी भूमिका में वो जिसके साथ जाए, तो राज्यसभा का चुनाव हुआ तब वो अनुपस्थित रहे,
मदद तो करी है। अब सदन में बहुमत साबित करना, कार्तिकों को अब वो वोट बाहर दिया, रहे हैं। अब वो बाहर कार्तिकों को वोट दिया। देखो जाना उसको भी बीजेपी के साथ है। भाई, सत्ता का मतलब होता है आप आर्थिक रूप से और मजबूत हो जाना। हाँ, ये लोग तो जाएंगे भाई, आप और मैं इनकी जगह हूँ, पार्टी चला रहे आप भी जाते, कोई भी जाता है यार। ये लड़ाई किसी लड़ रहे हैं, घर फूक के तमाशा थोड़ी देखेंगे भाई। रोज का पैसा खर्च हो रहा है। आप अगर आज के दिन दुष्यंत चौटाला खर्चा लगाओ तो करीबन 20-30-50 लाख रुपए तो रोज के खर्चे हैं यार उनके, कहाँ से पूरे हो रहे हैं। एक लोकसभा का चुनाव माड़ा तो माड़ा 10 लाख करोड़ रुपया का है, एक विधानसभा का माड़े से माड़ा चुनाव 4-5 करोड़ का है, तो कैसे लड़ोगे यार। पैसे हैं पहले तो, बिल्कुल नहीं थे तो कमाए गए तो खर्चा होने लग रहा है। तो राजनीति में रहना है तो आपको गठबंधन भी करने पड़ेंगे, माल भी कमाना पड़ेगा, जनता को मूर्ख भी बनाना पड़ेगा। उनके सामने एक महीना जब चुनाव आते हैं तो गिर भी करनी पड़ेगी, पायम पड़ जाएंगे, कक्की ताई बना लेंगे, फिर 4 साल 11 महीने सत्ता सुख भोगने। चलो, अब अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की राजनीति को किस एंगल पर कहाँ देखते हो? अभी तो उनको फाइट संघर्ष का दौर है उनका भी। हाँ, देखो मेरे पिताजी जब मैं हिसार आया था ना पढ़ने के लिए, तो मेरे पिताजी ने मुझे आज तक मारा नहीं कभी भी। मैं तो बड़कन कूट लूँ, मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा। तो उन्होंने कहा था, देख बेटा तेरे पास 2 रास्ते हैं। बताओ पिताजी। बोला एक रास्ता यो है कि तुम मेरे से बिना दिन पैसे ले जा, काचे काट, लेकिन ऐसा तू कर पाएगा 5 साल। 5 साल में तुझे निर्बाध रूप से तेरी राशि जारी रखूंगा और तेरे से ये भी नहीं पूछूंगा क्या कर रहा है, तुम मजे कर। लेकिन उसके बाद अगले 60 साल तुझे कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल तूने गवा दिए अपने। एक रास्ता तेरे पास ये है, तू अपनी पढ़ाई का खर्चा मुझसे ले और इन 5 साल मेहनत कर, पढ़ लिख, तुझे जीवन में क्या करना है उसके बारे में सोच, उस गति में सोच, और फिर अगले 60-70 साल ऐश कर, मजे कर। तो मैंने दूसरे वाला रास्ता चुना। मुझे लगता है दुष्यंत ने पहले वाला चुन लिया। भाई 1.5 साल में तो यार सब कुछ मिल गया उसको। बिल्कुल। आज वो मुख्यमंत्री है, चौधरी चंद्रम जी क्या साल के जाके मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल से। तो उसने जो सुख ले लिया वो पहले ले लिया। मेरे से तो उम्र में भी छोटा है 5 साल। अब उसको अगले कुछ साल संघर्ष करना पड़ेगा। अब हमने थोड़ा ठीक ठाक कर लिया। हम कोई राजनीतिक घरानों के बच्चे तो आप हाँ ही नहीं। बिल्कुल। और दाल रोटी चाहिए हुआ है, वो आराम से निकल जाती है। चलो, अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर। हरियाणा की सबसे हॉट सीट है रोहतक की, और रोहतक में अभी जैसे दुष्यंत चौटाला ने ये कहा इस रैली में कि बीजेपी वाले मेरे को रोहतक की सीट ऑफर कर रहे थे और मैंने मना कर दिया। तो रोहतक में बीजेपी वालों को क्यों डर लग रहा है दीपेंद्र के खिलाफ लड़ने से? वो उसको ऑफर कर रहे हैं। दुष्यंत को क्यों डर लग गया कि वो भी इसके खिलाफ लड़ने से मना करे दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ? यहाँ ये मामला क्या है, दीपेंद्र से क्यों डरे हुए दोनों पार्टी? एक्चुअली ये जो राजनेताओं में आपस में एक कहावत है कि चढ़ती बेल नहीं काटा करें। तो ये चाहे जेजेपी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये जो राजनीतिक खानदान है ना, इनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको मत काटो यार, उसको बढ़ने दो। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से दुष्यंत ने मदद ही की है अंदर की। ये सब एक है अंदर से। जनता को लगता है जनता है पागल। मदद की या डर गया भाई उसके खिलाफ में है, मेरी बड़ी हार होगी ना। तो बीजेपी इतनी बेवकूफ कि उसको रोहतक की सीट के लिए कहेगी, ये तो बेवकूफी है यार। वो क्यों कहेगी रोहतक सीट के लिए उसको, जहाँ बीजेपी ऑलरेडी उसका एमपी है। वो कुछ नहीं कहा किसी ने उसको। अच्छा, यहाँ ये भी फुद्दू बनाने वाली बात है ये। लेकिन जनता में एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि बीजेपी इतनी डरी हुई है कि सीट पे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। और अगर दुष्यंत ऐसा नहीं कहता तब भी एक्चुअल पोजीशन ये है, जैसे प्रकाश सिंह बादल जी लंबी से कभी चुनाव नहीं आ रहे, लेकिन जीवन का आखिरी चुनाव हार गए। बिल्कुल। चौबी भजनलाल जी आज तक आदमपुर से नहीं आ रहे हैं, क्या पता 24 में वो भी हार जाए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा एक्सेप्शनल केस जिंदगी में 1-2 बार ही होता है राजनेताओं के परिवारों के साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से हार गया। ये एक ही बार होने की घटना थी, बार बार होने की घटना नहीं है जी। तो वो चुनाव आज के दिन उसका बहुत सेफ है। 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख मार्जिन की अलग बात है। कोई आ जाओ, दीपेंद्र हुड्डा सेफ है यहाँ पे आज के दिन। कल को क्या मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, बीजेपी में बहुत सारे नाम चल रहे हैं
मैंने भी अभी 3 दिन पहले एक वीडियो में बताया देखो, कि नाम में कुछ नहीं बाबा बालकनाथ का नाम सबसे मुझे नहीं लगता कारण है। उसके बाद अब कल शाम को नाम पता चला मुझे बीजेपी के बड़े नेता से कि दोबारा फिर अरविंद शर्मा पर ही पार्टी दांव खेलने जा रही है। नाम कोई हो, इस देश में दो ही तरह के वोटर हैं। एक वो वोटर है जो मोदी जी का समर्थक है, एक वो वोटर है जो मोदी जी का विरोधी है। हरियाणा में आप इसको ऐसे देख सकते हो, एक वो वोटर है जो खट्टर बीजेपी का समर्थक है, एक वो वोटर है जो हुड्डा का समर्थक है। मुकाबला 2024 में चाहे लोकसभा हो और चाहे विधानसभा हो, इन दोनों के बीच में रहना है। ठीक है, कैंडिडेट कोई भी आए, करमपाल गिल आए, सतीश नंदल आए जी, या कैप्टन अभिमन्यु आए, कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंबल पे चुनाव लड़े जाते हैं और बीजेपी आपको पता है कितना रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है। तो एक एक वोट, वो तो गोत आपके गांव में कितने गोत हैं, कौन कौन से गोत के आदमी प्रमुख हैं, वो किस पार्टी ने वोट देना चाहे हैं, उनमें से कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है। उनकी तो यहाँ तक वर्किंग है, कांग्रेस की वर्किंग है, बेराई को नहीं, किसी ने बेराई नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, टिकटें उन बेरा किसने मिलनी। हाँ, कोई पैनल नहीं, कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, और उससे एन पहले खट्टर को बदलना, नायब सैनी को बदलना, ये क्या इनके कुछ सर्वे में ऐसा आया था बीजेपी में, बे खट्टर के खिलाफ एंटी इनकमेंसी है, लोकसभा में ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है, ये क्यों इतना बड़ा बदलाव हुआ? ज़्यादा जमा जोड़ की बात तो है नहीं। हाँ, सारण बेरा था कि खट्टर साहब क्या ना काम बदल लिया है। इतनी है लोकप्रिय सरकार मैंने तो देखी नहीं जब से वो संभाला है मैंने। खट्टर कुछ नहीं कर पाया वो आदमी। ये जो टर्म है 4.5 साल, 0 टर्म है। आज भी खट्टर अपने उसमें सभाओं में क्या करता है, मैंने पर्ची खर्ची बंद कर दी, मैंने ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी, इसके अलावा काम ही नहीं थे इनके पास यार। ना इनके ये सड़क बनवा पाए, ना कोई उद्योग लगवा पाए, कुछ हुआ तो हो, कुछ दिखे तो। मान लो आपने नौकरी दे दी भाई 1 लाख, मान लिया यार, देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, नंबर 1। जब तक खट्टर आया तब से है। लोकसभा में बीजेपी के मंत्री ने तो 1 लाख नौकरियों का परसेंटेज कितना है, और जिसकी आपने नौकरी दे दी वो तो किसी का भी वोटर नहीं रहा। यस, उसकी तो चुनाव में ड्यूटी लगी पाओगी कितने। बिल्कुल। और उसके परिवार वाले 2 पीछे आ गए, वो तो किस उसका पड़ोसी खिलाफ हो गया। आज के दिन जो बालक नौकरी लग गया ना, इतनी जलन हो रही है, उसका पड़ोसी उस पार्टी की वोट कौन दे। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे इन्होंने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी बीजेपी ने, धर्मवीर को दोबारा तीसरी बार दे दिया है, कृष्णपाल गुर्जर हैं, राव इंद्रजीत हैं, क्या लग रहा है इन तीनों का विश्लेषण? धर्मवीर को तो करें बड़ा संकट में है, और फरीदाबाद गुड़गांव भी इस तरह से लग रहा है। देखो, जब तक कांग्रेस के कैंडिडेट ना आ जाएं, ये एक मिथ्या प्रचार ही होगा। कैंडिडेट आ जाएं, फिर देखेंगे, तेल देखो, तेल की धार देखो। मैं तो इन बातों में यकीन नहीं करता, सच बताऊं तो, कि उसकी हवा पलट गई, ये हो गया, वो हो गया, इतने वोट प्रतिशत, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता। अपना तो सीधा फार्मूला है, जाओ लोगों के बीच बैठो, आम आदमी बन के, यहाँ बैठा वहाँ बैठा हूँ, 20 जगह बैठोगे ना, पता लग जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु विधानसभा छोड़ के वो लोकसभा क्यों लड़ना चाह रहे हैं? उनका नाम हिसार से बड़ा चल रहा है, लगभग फाइनल ही है। ऐसे वो नारनौंद एक ऐसी सीट है जिस पे क्या हो जाए पता नहीं किसी को भी ना, अनस्टेबिलिटी वाली सीट है। कैप्टन अभिमन्यु जो अच्छे बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और हर कोई चाहता है यार देश की संसद में पहुंचे, और सेफ मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो। मुख्यमंत्री के दावेदार तो संसद से फिर मुख्यमंत्री बना जा सकता है, क्या दिक्कत है? नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद थे, आज मुख्यमंत्री बन गए। वो ये सफर वाया दिल्ली भी तो तय कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। आज इतना दिल्ली रहेंगे तो बड़े नेताओं से और ज्यादा नजदीकी बढ़ेगी। और कैप्टन साहब तो, और अब तो खट्टर का भी कांटा निकल गया। बिल्कुल, वो रामविलास जी वाली बात है। वो अब तो कैप्टन अभिमन्यु के रास्ते के कांडे भी निकल गए। तो हर कोई कोशिश करता है राजनीति में, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। चलो, 2 सीट बड़ी मतलब लोगों की नजरें रहेंगी, अशोक तंवर और खट्टर के ऊपर। इन दोनों का थोड़ा आपका आकलन क्या कह रहा है? देखो, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने कोई ठीक ठाक सा कैंडिडेट करनाल से उतार दिया तो खट्टर साहब आ रहे हैं तो क्या पता नहीं, लेकिन खट्टर साहब का है ना खकाटा तो बनी जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं
करनाल फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, मतलब कारण है कि बेटी वहाँ पढ़ती है, तो मैं हर महीने करनाल, ये कई बार महीने में 2 बार भी जाना पड़ जाए, रास्ते में रुकता रुकता जाता हूँ मजे लेता हुआ। तो करनाल में जितना वो सेफ मान रहे हैं सीट को, उतनी सेफ भी नहीं है। अच्छा। अगर कोई ढंग का पानीपत से कैंडिडेट आ जाए कोई अच्छा, तो देखते रह जाएगी दुनिया, मतलब कमाल भी हो सकता है। कमाल भी हो सकता है। अब मैंने देखा है कि देखो करनाल कैंडिडेट बोधा उतार दिया कांग्रेस ने, तो जीत जाएंगे खट्टर। अच्छा, अब वहाँ देखो नीलोखेड़ी में इंडिपेंडेंट एमएलए है, असंध में कांग्रेस का एमएलए है, ठीक है। वो जो इधर बेल्ट है से ना, पानीपत में है, यहाँ उसमें 2 तरह के वोटर हैं। हाँ, 2 तरह के वोटर हैं वहाँ पे। एक तो भारी संख्या में बाहर से आए हो वोटर, बिहार का, यूपी का बहुत बड़ा वोटर है, जिन्होंने अब फैमिली आईडी बना ली हरियाणा की, वोट हरियाणा का है, पेंशन भी हरियाणा, उनके बुढ़े पेंशन लेने लग रहे हरियाणा तय। अच्छा। खट्टर ने लाखों बाहरी लोगों को हरियाणवी बना दिया ये पीपीपी आईडी में। यस। हमारी गली में 4 लोग हैं जो बाहर के हैं और 3000 पेंशन लेंगे। ये एक बड़ी हरियाणा का डेमोग्राफी चेंज कर दी खट्टर ने, बहुत भारी संख्या में बाहरी लोग लेके आया यहाँ पे, उनका हरियाणवी बना दिया। एक तरह का वोटर ये पानीपत में सबसे ज्यादा है ये वोटर। अच्छा। दूसरा, फिर जो जीटी रोड बेल्ट है उस पे यूथ नहीं है, यूथ जालिया बार है, डंकी मार मार के, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ या तो हॉस्पिटल में भी जो ससुर है वो बहू ने दिखाना हो है, आप वहाँ कभी हॉस्पिटल में जाके खड़े होना, मैं देखा है। अच्छा। हाँ, ससुर अपनी बहू को दिखाना था क्योंकि बेटा तो जा लिया विदेश, क्या करेगा, मजबूरी है उसकी। बिल्कुल। तो वहाँ का वोटर का पैटर्न समझना बहुत अलग तरह का काम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खट्टर जितनी सेफ मान रहे ना सीट, उतनी सेफ भी नहीं है। क्या बता लोगों का, वो जो 9-9.5 साल वाली एंटी इनकम्बेंसी थी वो खट्टर नहीं भुगतनी पड़ेगी। अब मैं भगवान ना करे उनके साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ तो वो बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कुछ से, वो फिर गाना गाना पड़ेगा। चलो, सिरसा अशोक तंवर। सिरसा अशोक तंवर जी, अभी फिलहाल तो मुझे उनकी सीट पे कोई खतरा नहीं लग रहा, लेकिन कैंडिडेट यदि उनके खिलाफ शैलजा को अम्बाड़ा के बजाय सिरसा ला दें तो फिर तंवर साहब को पसीने आएंगे बहुत ज्यादा, पसीने आ जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा, इन हाल फिलहाल के सालों में सुनीता दुग्गल भी चाहेगी कि मतलब टिकट बेस से कट गई हो तंवर का तो काम कराई दो। कुछ पर्सनल वोट बैंक बना लेता है इंसान ना अपना, वो उतने दिल से उनकी मदद करेगी नहीं जो करनी चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल तो सेफ कह सकते हो सिर साहब, कैंडिडेट आने के बाद पता लगेगा। कुलदीप बिश्नोई की चर्चाएं चली पहले करनाल से, हिसार से कैप्टन अभिमन्यु का नाम फाइनली हो गया है, राजस्थान से उनको देने कह रहे थे, तो क्या परिवारवाद के खिलाफ है पार्टी, इसलिए उनको बेटे को एमएलए बना दी, इसलिए उनको आगे नहीं ला रही? ना, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी को परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ये मोदी जी की लफाजी हैं, जुमले हैं, मोदी जी जुमलों में नंबर 1 है प्रधानमंत्री। मैंने तो इतना बड़ा कहना नहीं चाहिए, बहुत झूठ की देवता हैं वो, उनको इस परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं है। आप लिस्टों की सूची अभी मैं पढ़ा दूंगा अपना, सारे तो परिवारवादी हैं, सारी कांग्रेस तो बीजेपी बना दी जी। परिवारवाद से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, भ्रष्टाचार से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, बस वो भ्रष्टाचार कांग्रेस में जाके ना हो, बीजेपी में जाकर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो चुनाव, कम से कम देश का पढ़ा लिखा जो मतदाता है उसने चुनावी चंदे से ये पता लग गया कि आज ईडी पे छापा, कल करोड़ों का चंदा बीजेपी को, तो इन तो थप्पड़ मार मार के चंदा लिया है लोगों से। अब कुछ लोग जो कह रहे थे खुद कंजूस कितने, पार्टी में 2000 रुपये दिए हैं। अच्छा। मोदी जी ने, अरे 2 लाख तो दे दे यार, एक नहीं तनख्वाही दे दे, सैलरी दे दे। ये तो पत्रकारों से भी कंजूस। अच्छा, एक और है ना, बीजेपी ने एक नारा दिया है अब की बार 400 पार, 400 सीटों पर वो चुनाव ही नहीं लड़ रही, वो चुनाव ही 300 कुछ सीटों पर लड़ रही है। एनडीए की, पूरा एनडीए की बात नहीं, वो बीजेपी कह रहे, बीजेपी 400 पार, अब की बार हम 400 पार। भाई मेरे दादा एनडीए को शामिल नहीं करे उसमें प्रचार में, तो बड़ा सोचोगे। हाँ, एक बुड्ढा था, एक प्रतियोगिता हो रही थी भाई, जो भी कुतुब मीनार पर चढ़ेगा ना उससे गेल है, एक हीरोइन थी कोई, उसका नाम ले दिया कि वह ब्याह करेगी, तो सारे चढ़े भाई, पड़ जाए मर जाए, कोई टांग टूट जाए। एक बुड्ढा आया, वो एक पैड़ी चढ़े और कूद गया, तो सारे नोले ऊपर चढ़े, नोला मुझे इससे शादी करानी नहीं है, मैं तो ये बताने आया हूँ कि इसके दीवानों में से मैं भी एक हूँ। तो भाई
जब बड्डाए बोल रहा है आदमी, बिल्कुल। 400 का नारा दिया है, 300 आ जा, 200 आ जा, 150 आ जा, कितनी तो आ जा। अब 75 पार इन्होंने नारा दिया, उसमें ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना, 40 तो आ गई। बिल्कुल। और जब ये नाराएं 45 सीटा कर देते तो 5 आ जाती। 5 आ जाते हैं। तो लक्ष्य में सब बड़ा रखो, उसको अचीव करने के लिए पूरा जोर लगाओ। ये साइकोलॉजिकल गेम है। देखो प्रधानमंत्री बेवकूफ तो है नहीं, मोदी जी तो पूरा 5 साल चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमेशा चुनाव लड़ता रहता है। तो वो उसने रणनीति सोच समझ के बनाई होगी। अगर उसने 400 पार का नारा दिया है तो 200 रहेगी तो के खराबी है। बिल्कुल। तमाने से चलो, मतलब है। आप हरियाणा की राजनीति को बड़ी नज़दीक से देखने लग रहे हो, घूमन भी लग रहे हो पूरे हरियाणा में। कांग्रेस को कहाँ देखते हो अभी लोकसभा चुनाव में? दो तरह का है कि कई बार है ना अप्रत्याशित रूप से कुछ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा अटल बिहारी जी जब दोबारा सरकार के लिए फाइट कर रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था साइनिंग इंडिया, और वो साइनिंग इंडिया बुरी तरह ध्वस्त हुआ, खत्म हो गई सरकार। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। अब देश में दो तरह का वोटर है। एक वो वोटर है जो टीवी देख रहा है, उसमें सारा दिन मोदी जी आते हैं, उसका दिमाग बुन हो रहा है, उसका नशे के जैसे नशे के इंजेक्शन लगा देते हैं ना, ऐसे मोदी के इंजेक्शन लगे हुए हैं लोगों के। तो वो तो उसने तो आंख में पट्टी बांध के ले जाओ तब भी कमल पे ही वोट डालना है। एक वो वोटर थोड़ा चुप पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो देख रहा है देश की संस्थाओं को कैसे तोड़ा गया है। अब आप देखो चुनाव आयोग में सीजीआई को बाहर कर दिया। ऐसे लोग चुनाव आयोग के सदस्य बन गए हैं जो मोदी जी के खास हैं, सरकार के खास हैं। तो वो लोग अब मैं आपने किसी पद पे बिठा दूंगा तो आप क्या करोगे? मेरे खिलाफ जाओगे। बिल्कुल। तो देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको एक एक करके कमजोर किया गया बहुत तरीके से, और अब भी ये काम जारी है। और अब अगर मोदी जी अभी वो इस्तीफा देंगे, एक तो इलेक्शन कमिश्नर वो देगा बेचारा, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं उन पे, दबाव डाला जा रहा था अपने हिसाब से बचा के लेकर लिया हूँ, ठीक है। लेकिन ये दो हैं, ये तो खास हैं इनके हर उसमें। तो अब तो चुनाव आयोग की पूरी व्यवस्था सरकार के हिसाब से ही चलेगी। लेकिन अल्टीमेटली देश में पावर तो लोग हैं। देश पूरी दुनिया में तानाशाह भी बहुत सारे हुए हैं। एक वक्त आया है जब जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई, उनको छोड़ के भागना पड़ा। तो अभी तो देश में डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनी हुई है, कहने भर के लिए बनी हुई हो। तो एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग देश में खड़ा हो गया है, तैयार हो गया है, जो इन चीज़ों को समझता है और वो वोट भी करेगा इन चीज़ों के खिलाफ। तभी तो मोदी जी डरे हुए हैं यार। एक आदमी 400 सीटों का नारा दे रहा है और रोज पसीने पुंजन लग रहा है, पसीने पुंजन लग रहा है, वो डरा हुआ है। अब देखो उनके चेहरे को नोट करो, डरे हुए हैं प्रधानमंत्री जी। वो क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि देश का उनको भी वो डर सता रहा है कि देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा हो गया है। आज के दिन टीवी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। टीवी जो देख रहा है वही देख रहा है, वैसे जो जिसका नशे के इंजेक्शन में चुन रहे हैं, जो नशे में नहीं है वो टीवी नहीं देखता। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे आप अगर देखो तो सोशल मीडिया तो क्लियर कट आपको बता रहा है, दिखेगा। ठीक है, फिर हरियाणा पे आते हैं। आपने उसके ऊपर मतलब बड़ी लंबी बातचीत भी हुई थी किरण चौधरी के ऊपर। उनके बारे में कहा जा रहा है कि भिवानी से राव दान सिंह को उतारने की तैयारी है, और किरण चौधरी के बारे में पीछे चर्चाएं खूब चली। वो कांग्रेस में जा रही हैं, दिल्ली पहुंच के बीजेपी में जा रही हैं कांग्रेस। उनकी राजनीति क्या लग रही है आगे? देखो किरण चौधरी जी के पास चोई बंसीलाल का नाम है। अगर उनको बीजेपी में जाना होता तो बहुत पहले जा चुकी होती। उनके पास ऑप्शन था, मुझे पता है, और किसी को पता हो ना हो, मुझे पता है कि किरण चौधरी के पास बीजेपी में जाने के ऑप्शन थे, और 14 में भी थे, 19 में भी थे। अभी वो कहीं नहीं जाएंगी। इवन बहुत लोगों को तो ये बात पता भी नहीं होगी कि किरण चौधरी ने खुद आगे बढ़ के ये बात कही है कि अगर यहाँ से धर्मवीर सिंह कैंडिडेट उतरता है तो जरूरी नहीं है सुरुति को उतारा जाए, दान सिंह जी को भी उतार दो। अच्छा, वो चीजें वो भी समझ रही है। तो वो अगर राव दान सिंह कैंडिडेट होंगे भिवानी से तो ही मुकाबला बनेगा, ये बात पता है किरण चौधरी को। तो कोई बड़ी बात नहीं है किरण चौधरी वोट मांगे राव दान सिंह के लिए आने वाले समय में, कोई बड़ी बात। ठीक है, एक फेज फंसा हुआ है कुरुक्षेत्र की सीट पर। नायब सैनी वहाँ से एमपी थे, मुख्यमंत्री बना दिए गए। वहाँ अब कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता आ गए। वहाँ से कभी सालू जिंदल का नाम चल रहा है, कभी नवीन जिंदल का नाम आ जाएगा। वो नई बाल हैं, शाम तक तड़के तक आ जाए, क्यों काम करते अपने दांत की सही करो। वहाँ तो अपने मैं तो वो शाम लोग कला के बनिए हैं, दोनों बड़ियों की आपस में। देखा वीडियो उनका? हाँ, सुशील गुप्ता जी का कि मैं शाम लोग का जाटा गांव का बढ़िया हूँ। तो कोई आ जाए जींद कार जाटा गांव का बढ़िया है ना, मैं तो कमजोर मानता नहीं। तो दोनों बढ़िया टक्कर मुकाबला रोचक रहेगा।
उसमें अभी भी तो आ रहा है एनएलडी से। हाँ। जाटों के सबसे ज्यादा वोट हैं। अच्छा, एक इनेलो पे तो हमने बात नहीं की। अभी अभय चौटाला की तरफ से लंबे समय से प्रयास हुए कि मुझे किसी तरह इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, उनको नहीं किया गया। फिर वो बीएसपी से गठबंधन के प्रयास में थे, मायावती मना कर गई मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी। अकेले वो क्या कर पाएंगे? अकेले अभी संभाल नहीं। दुष्यंत का भी तो दंश उनको दुख झेलना पड़ रहा है ना। क्रेडिबिलिटी दुष्यंत की थोड़ी गिरी है, जो देवीलाल के परिवार की गिर गई भाई। यस। तो परिवार में जिदे तो क्या है ना, कोई एक बुढ़ा आदमी पैदा हो जाए ना तो वो सारे से त्याग रहे। बिल्कुल। तो इसलिए परिवार को मिलजुल के चलना चाहिए, परिवार को अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए। ये तो सामाजिक बात है, कोई नई बात थोड़ी है। परिवार में जब जब भी विखंडन हुए हैं, परिवार में जब जब भी कोई खराब बच्चा निकला है, उसका कैमरा पूरा गांव में से जा बुढ़ा आदमी। बिल्कुल। पूरा गांव का मतलब आज एक समय ऐसा था जब लोग है ना ये गर्व के साथ बताए थे मैं चौटाला गांव से हूँ। एक समय रोहतक में होता उड्डा मुंह बड्डा करके बोला करते लोग। फिर बीजेपी सरकार में लोग लिखवाना भी बंद करके उड्डा पुलिस वाला चलान काट दे। तो समय समय की बात होती है। समय की बात है। चलो, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र भाई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई भाई। मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये चैनल इनका पहली बार देखा होगा, तो सारे भाई पड़ताल टीवी को सब्सक्राइब कर लो। हाँ। करमपाल मेरा बहुत बढ़िया जिगरी यार है, और आज का नहीं है, कम से कम 20 साल पुराना यार है। बिल्कुल। और ये मेरी तरह ये चुरमे का शौकीन है हलवे का शौकीन है। तो पड़ताल टीवी को आप सब्सक्राइब करो, इसको 2 लाख से पार पहुंचा दो। चलो, एक ही बात कहते हैं, मीठे का शौकीन है। चलो, देखो किसान का बड़े मीठे का शौकीन हो जाएगा। तो चुरमा में जो चीज है ना, हाँ, चाहे राज बनो खट्टर का और चाहे राज बनो उड्डा का, अपने तो जो चूरमा है वही बचेगा। तो चूरमा खाओ और अपने बढ़िया वीडियो। ये देखो, अब आप वीडियो बनाने लग रहे हैं, उस भाई को पता है आगे से निकल ये कोई नहीं, ये मतलब ये भी हमारे यूथ को ये भी सेंस सीखने की जरूरत है। ये जो जनरेशन है ना, हाँ। ये इस वाली ये नशे में है। नशे में ये देखिए नशा हो गया। ये इनके नशा कानों में तो लगा रखे हैं वो ईयरबड से। और ये ट्रेन आगे भी कट जाए, ट्रेन आगे भी कट जाए। आप रोज का एक हादसा है कि गाने सुना ट्रेन आगे कट गया, तो ये आपने देखा नहीं कान में ला रखा है तो बोला हो लिया, बोला हो लिया। तो इसे तो भाई इनका कोई चलो, बहुत बढ़िया। और भाई ये थे मेरे साथ भाई धर्मेंद्र कुमारी, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। सिर्फ राजनीतिक बातों का चस्का आपने लेना है तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर जाओ, पड़ताल टीवी पर बने रहो। पड़ताल टीवी देखो, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स देखो। हाँ। और बुद्धि का इस्तेमाल करो, सही आदमी को वोट दो, अच्छे आदमी को वोट दो। एक चीज की गारंटी ये है, गंदी चीजें ना दोनों चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। मिलेंगी अच्छी चीजें मिलेंगी, राजनीतिक मिलेंगी, मोटिवेशनल स्टोरीज मिलेंगी, बढ़िया चीज मिलेंगी। मतलब जो गंद खिंडा रखा है ना वो चीज नहीं मिलेगी, या दोनों चैनलों की मैं गारंटी। भाई गंद तो हमारे माँ बाप ने खिंडाना कौन से कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू, नमस्कार।